तो हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे। तो हम लास्ट वीडियो में ऑयल्स पे चल रहे थे, पाम ऑयल पर। अब हम मेजर ऑयल इंपोर्ट्स की बात करें तो इंडिया सबसे ज़्यादा कहाँ से ऑयल इंपोर्ट करता है, कौन सा ऑयल इंपोर्ट करता है बेसिकली, तो पाम ऑयल हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, जो कि हम इंडोनेशिया मलेशिया से इंपोर्ट करते हैं। 62% टोटल हम पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। सोया ऑयल हम 21% इंपोर्ट करते हैं, कहाँ से, अर्जेंटीना और ब्राज़ील से। सनफ्लावर ऑयल हम 21% इंपोर्ट करते हैं, यूक्रेन से और अर्जेंटीना से। ठीक है। अब जो मेरे एक एस्टिमेट्स आए थे, क्या बोलते हैं, सेकंड एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ प्रोडक्शन आए थे, जिसने बताया कि मेजर क्रॉप्स जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सी उगती हैं। तो ऑयल सीड्स जो है प्रोडक्शन हुआ है उसका 4,000 लाख टन। जिसमें सोयाबीन ऑयल का सबसे ज़्यादा हुआ है 139 लाख टन, रैपसीड 128 लाख टन और ग्राउंडनट 100 लाख टन। तो सबसे ज़्यादा कौन है, सोया, फिर रैपसीड, ठीक है, उसके बाद ग्राउंडनट। सोया, रैपसीड और ग्राउंडनट। ठीक है। अब ऑयल प्रोडक्शन में सबसे आगे स्टेट कौन सा, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, गुजरात। ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो राजस्थान, RMG, RMG कैसे भी याद रख सकते हो, RMG याद रखना। ठीक है। हाईएस्ट प्रोडक्शन की बात करूँ तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस हो रहा है, सोया, फिर रेपसीड, ग्राउंडनट, कस्टर्ड सीड और सीसामम। ठीक है। सोयाबीन क्रॉप के बारे में हम थोड़ी सी बात करें तो इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सोयाबीन ऑयल का। किसके बाद, ब्राज़ील, USA, अर्जेंटीना और चाइना के बाद। इंडिया में सबसे ज़्यादा सोयाबीन ऑयल कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो मध्य प्रदेश में होता है। उसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटका। देखो एक बात रट लेना, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन ऑयल प्रोड्यूस होता है। तुम अगर किसी छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ तुम्हें 100% ये क्वेश्चन देखने को मिलने के चांस रहते हैं। सोयाबीन इज़ ग्रोन एज अ खरीफ क्रॉप इन इंडिया। भारत में इसे एज ग्रो करते हैं एज अ खरीफ क्रॉप। अगर मैं एरिया वाइज बात करूँ, ग्रॉस एरिया, तो सबसे ज़्यादा एरिया जो है हम कौन सी क्रॉप को देते हैं, तो राइस को सबसे ज़्यादा एरिया दिया जाता है। फिर पल्स, मतलब सबसे ज़्यादा एरिया में जो राइस ग्रो होता है, उसके बाद पल्स में इंडिया में, उसके बाद वीट, ऑयल सीड, कोर्स ग्रेन, कॉटन, शुगर केन, जूट एंड मेस्ता। ठीक है। अब सोयाबीन की बात करते हैं, सोयाबीन क्रॉपिंग की। तो सोयाबीन को क्लाइमेट कैसा चाहिए, क्रॉप इज़ ग्रोन अंडर द वार्म कंडीशन। अब देखो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का क्लाइमेट अपने दिमाग में रखना तो तुम्हें याद रहेगा इसका क्लाइमेट कैसा है। वार्म कंडीशन इन ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स एंड टेम्परेट क्लाइमेट, ये तीनों जगह ग्रो किया जा सकता है। टेम्परेचर 18 से 35 डिग्री चाहिए इसको। ठीक है। और सोयाबीन रिलेटिवली रेसिस्ट करता है लो एंड वेरी हाई टेम्परेचर को। ना तो वेरी लो टेम्परेचर चाहिए, ना वेरी हाई टेम्परेचर चाहिए। बट बट ग्रोथ रेट डिक्रीजेज बियॉन्ड गिवन रेंज, क्योंकि इसके बाद बिकॉज इसकी ग्रोथ रेंज जो होती है क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। सॉइल कैसी चाहिए इसको, फर्टाइल चाहिए, वेल ड्रेन्ड लूम सॉइल, वेल ड्रेन्ड लूम सॉइल। तो ये रट लो, वेल ड्रेन्ड लूम सॉइल चाहिए इसको, जिसकी pH 6 से 6.5 के बीच में होनी चाहिए। अब ग्राउंड नट की बात करता हूँ। तो मेरा ग्राउंड नट जो है इंडिया सेकंड लार्जेस्ट, अभी हमने समझ लिया था। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट आफ्टर चाइना। अच्छा, सोयाबीन में इंडिया 5वें नंबर पे है। ठीक है। और ग्राउंड नट में इंडिया दूसरे नंबर पे है। ठीक है, चाइना के बाद इंडिया, इंडिया के बाद नाइजीरिया है, फिर USA है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया में बात करूँ तो गुजरात है। एक बात याद रखना, गुजरात, ये रट लो, गुजरात लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। गुजरात में ब्लैक सॉइल पाई जाती है, पर ग्राउंड नट ब्लैक सॉइल में नहीं होती है, याद रखना। ठीक है। अब मतलब ग्राउंड ऐसा नहीं है कि ब्लैक सॉइल में ही ग्राउंड नट होगी। अगर तुम यूपी के रहने वाले हो तो तुमने अपने आसपास जरूर देखा होगा ग्राउंड नट होते हुए। सर्दियों के दिनों में ग्राउंड नट बहुत सेल होती है यूपी में, तो इसका मतलब ये है कि यूपी में ग्राउंड नट बहुत होती है। तो गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। यूपी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में कहीं भी नहीं है, पर यूपी में भी प्रोडक्शन बहुत है। ग्राउंड नट इज़ ग्रोन इन बोथ खरीफ क्रॉप में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है ग्राउंड नट का, और राबी क्रॉप में होता है इसके बाद प्रोडक्शन। ग्राउंड नट की बात करूँ, क्लाइमेट कैसा चाहिए, तुम यूपी वाले रीजन में रहते हो, देखो स्टेट अगर याद रखोगे तो तुम्हें आसानी से याद रहेगा क्लाइमेट। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, सॉरी, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। तो क्लाइमेट कैसा होगा, वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन फेवरेबल है इसकी ग्रोथ के लिए। ठीक है। ऑप्टिमम ग्रोथ 22 से 28 डिग्री सेल्सियस पे होती है, और रेनफॉल चाहिए इसको 60 से 150 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल चाहिए। जैसी अभी वहाँ पीछे हमें सॉइल चाहिए थी सोयाबीन के लिए, वैसी सॉइल यहाँ पे भी चाहिए, वेल ड्रेन्ड लूज फेरिएबल लूज टू मीडियम टेक्सचर्ड सॉइल। ये इतना डीप में जाता नहीं UPSC, बस इतना याद रखो, वेल ड्रेन्ड लूज फेरिएबल, मतलब ये भी नहीं जाएगा। क्लेई और हैवी सॉइल्स आर नॉट सुटेबल, बस इतना याद रखो, क्लेई और हैवी सॉइल्स। बीइंग अ लिग्यूम, ये तो तुम्हें पता है, ये लिग्यूम है हमारी ग्राउंड नट क्यों, क्योंकि फिक्स कर सकती है नाइट्रोजन को फ्रॉम द एयर, इसलिए इसे लिग्यूम बोलते हैं। अब थोड़ा सा कुछ रेवोल्यूशंस पढ़ते हैं। हमारे ऑयल सीड्स के लिए एक रिवॉल्यूशन आया था, येलो रिवॉल्यूशन। ये हमारा 1986 से 1987 के आसपास आया था, और इसका मेन एम ये था कि प्रोडक्शन को बूस्ट करना था एडिबल ऑयल के, और पर्टिकुलरली किसका प्रोडक्शन बढ़ाना था, मस्टर्ड और
सीसेम सीड्स का, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है मस्टर्ड ऑयल तुमने देखा होगा तुम्हारे चारों तरफ ज़्यादा जो ऑयल यूज़ होता है मस्टर्ड ऑयल यूज़ होता है, ठीक है। सैम पिट्रोडा जो है हमारे, वो फादर ऑफ द येलो रिवॉल्यूशन कहलाते हैं, याद रखना ये भी, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ येलो रिवॉल्यूशन, तो सैम पित्रोदा, सैम, ठीक है। येलो रिवॉल्यूशन ने जो टारगेट किया वो 9 ऑयल सीड्स को टारगेट किया। यूपीएससी की आदत है आजकल ऐसे पूछ रहा है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में कौन कौन सी सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स में थी, या फिर रिवॉल्यूशन के दौरान कौन कौन सी सीड्स थी, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसेम, ठीक है, वो सब फ्लावर, नाइजर, लाइन सीड और कैस्टर, ठीक है। ये 8 सीड्स को इसने, सॉरी 9 सीड्स को प्रमोट किया येलो रिवॉल्यूशन ने। इसके साथ साथ इट इंक्लूड्स द यूज़ ऑफ हाइब्रिड सीड, इसमें हाइब्रिड सीड्स का भी प्रोडक्शन बढ़ाना था, हाइब्रिड सीड का यूज़ बढ़ाना था, ठीक है। इंक्रीज इन एग्रीकल्चर लैंड, यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल इनपुट, इंसेंटिव्स टू फार्मर्स एक्सेट्रा। तो मतलब किसी तरीके से प्रोडक्शन बढ़ाना है ऑयल सीड्स का, तो हाई यील्ड वेराइटी सीड्स को बढ़ाना है, मतलब हाइब्रिड सीड्स को, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज़ करनी है और इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना है फार्मर्स को। ऐसी कुछ रिवॉल्यूशन जो न्यूज़ में रहते हैं हमेशा। ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारा ग्रेन्स के लिए, तो मैं बताया। गोल्डन रिवॉल्यूशन किसके लिए है? हनी प्रोडक्शन के लिए, फ्रूट प्रोडक्शन के लिए। ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर। ब्लू फिश प्रोडक्शन के लिए। ब्लैक पेट्रोलियम प्रोडक्शन के लिए। पिंक प्रॉन प्रोडक्शन के लिए। राउंड पोटैटो प्रोडक्शन के लिए। रेड मीट टमाटो प्रोडक्शन के लिए। सिल्वर एग प्रोडक्शन के लिए। वाइट मिल्क प्रोडक्शन के लिए। और येलो ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए। एनसीईआरटी में कुछ टर्म्स रहते हैं जो थोड़ा बहुत दिमाग में रखो, जैसे बरीड सनशाइन किसको बोलते हैं? कोल को बोलते हैं बरीड सनशाइन। ब्लैक गोल्ड पेट्रोलियम को बोलते हैं। गोल्डन फाइबर जूट को बोलते हैं। ग्रीन गोल्ड बेम्बो को बोलते हैं। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद है, ठीक है। मैनचेस्टर ऑफ जापान ओसाका है। सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया को बोलते हैं। अभी देखो सिलिकॉन वैली बैंक में न्यूज़ में, जिसमें बैंक्रप्सी अभी हुई थी सिलिकॉन वैली बैंक की, ठीक है। तो सिलिकॉन वैली बैंक कहाँ पर है? यूएसए में, तो ये भी पूछ सकता है। तो सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं? सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया को। और सिलिकॉन प्लेटू किसको बोलते हैं? बेंगलुरु को बोलते हैं। नेक्स्ट है मेरा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन आया था हमारा। इसका एक सब मिशन है ऑयल सीड और ऑयल पाम के लिए, ठीक है। इसका एक सब मिशन था। इसका इंसेंटिव, इसमें इसका जो मेन एम था, इसने क्या करना था? इंसेंटिव्स देने थे और सब्सिडीज़ प्रोवाइड करनी थी फार्मर्स को, ठीक है, थ्रू स्टेट गवर्नमेंट, थ्रू 3 बोर्ड इंटरवेंशंस। मतलब 3 बेसिक चीज़ों में हमें क्या करनी है? सब्सिडीज़ प्रोवाइड करनी थी फार्मर्स को, ठीक है। कौन कौन से 3 कंपोनेंट्स थे? सीड कंपोनेंट, प्रोडक्शन इनपुट कंपोनेंट और ट्रांसफर टू टेक्नोलॉजी। इनके लिए फार्मर्स को इंसेंटिव्स और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करनी ताकि फार्मर्स ज़्यादा से ज़्यादा इनको ले पाएँ। देखो अभी हमारा एक न्यूज़ में चल रहा है काला नमक राइस। तो काला नमक राइस ये कोई काला नमक नहीं है, ये एक चावल का स्पीसीज़ है राइस की, काला नमक राइस जिसको बोलते हैं। इसको हम बुद्धास गिफ्ट भी बोलते हैं, बुद्धास गिफ्ट टू पीपल। तो इसके अभी 2 वेराइटीज़ अभी जो बनाई गई हैं, एक है पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 और दूसरी है पूसा नरेंद्र काला नमक 1652। तो पूसा नरेंद्र काला नमक अगर ऐसा कुछ आता है, मेरे को तो नहीं लगता आएगा, पर अगर आता भी है तो याद रखना ये क्या है? ये हमारी एक वेराइटी है जो किसकी? राइस की वेराइटी है। बस देखो ये डायरेक्ट नेम तो नहीं पूछ सकता, अगर पूछता भी है तो इन यहाँ से कुछ उठाएगा पॉइंट्स। जैसे ये डॉफ वेराइटी है। पहले क्या होता है, जो इसके अलावा जो पूसा नमक काला राइस का जो पेड़ उगता है, पेड़ ज़्यादा ऊंचा उगता है, ठीक है, चावल का पेड़, और उसकी जो हस्क इसलिए ज़्यादा रहती है जिसकी वजह से पेड़ जो गिर जाता है ना, पेड़ गिर जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लॉजिंग बोलते हैं, लॉजिंग। तो इसकी वजह से क्रॉप मेरी बहुत अफेक्ट होती है। तो उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हमने छोटी वेराइटी काला नमक राइस की बनाई है, ठीक है, नई स्पीसीज़ बनाई है जो क्या है? डॉफ वेराइटी है, ठीक है। तो काला नमक राइस जो मेरा ट्रेडिशनल वेराइटी ऑफ पैडी है, जिसका हस्क जो होती है ब्लैक होती है। हस्क जानते हो ना, कवरिंग, चावल की जो कवरिंग होती है वो कैसी होती है? ब्लैक कलर की होती है, इसलिए इसे काला नमक राइस बोलते हैं। इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस होती है इसमें। इसे हम गिफ्ट फ्रॉम लॉर्ड बुद्धा भी मानते हैं कि लॉर्ड बुद्धा ने ही अपने पीपल सरवस्ती के लोगों को गिफ्ट के तौर पे दिया था ये चावल की वैरायटी, जब वो पहली बार सरवस्ती आए थे। अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला है हमारे चक हाओ, जो मणिपुर का ब्लैक राइस है, मणिपुर का ब्लैक राइस, उसको जीआई टैग मिला है चक हाओ को। चक हाओ मतलब ब्लैक राइस जो मणिपुर में, उसको चक हाओ बोलते हैं, उसको जीआई टैग मिला है। आगे चलते हैं हम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो जो मेरा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसे हम पूसा इंस्टीट्यूट भी बोलते हैं, क्योंकि ये पहले कोलकाता में था, ठीक है, सॉरी वहाँ बिहार में था, गलत बोल के, पहले ये बिहार में था, बिहार के पूसा उस जगह का नाम था, इसीलिए इसे पूसा इंस्टीट्यूट भी बोलते हैं। अब तुम जानते हो दिल्ली में एक जगह बहुत फेमस है जहाँ यूपीएससी की बहुत सारी कोचिंग हैं, पूसा रोड, तो इसी के नाम पर है वो।
तो अब इसे कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। IC इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये किसके लिए काम करता है, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए काम करता है, रिसर्च। तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पर देखो तुम अपने खेत की मिट्टी लेके जा सकते हो, उसको तुम टेस्ट करवा सकते हो, उसके हिसाब से तुम ये भी जानकारी ले सकते हो कि कौन सी क्रॉप बेनिफिशियल रहेगी तुम्हारे खेत के हिसाब से, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में, ठीक है। ये मेरा नेशनल इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए, एजुकेशन के लिए और एक्सटेंशन के लिए। पहले कहाँ था, ये बिहार में था, बिहार के पूसा में था 1991 से पहले। फिर वहाँ पे फ्लड आई तो इसको क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली में। इसका नाम चेंज कर दिया गया, पहले इसका नाम इम्पीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था, ठीक है। फिर अर्थक्विक की वजह से इसे शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली में 1936 में। इसके बाद नेक्स्ट है मेरी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च क्या, अभी हमने ऊपर पढ़ा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, अब क्या है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1929 में एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ये एज अ सोसाइटी रजिस्टर्ड हुआ था, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये एक मेरी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के अंडर आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर और गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर आती है। ये मेरा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो एपेक्स बॉडी है फॉर कोऑर्डिनेटिंग, गिल्डिंग, गाइडिंग एंड मैनेजिंग रिसर्च एंड एजुकेशन इन द एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग हॉर्टिकल्चर, फिशरीज एंड एनिमल साइंस इन द एंटायर कंट्री, ठीक है। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर हैं वो इसके प्रेसिडेंट की तरह काम करते हैं, किसके, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के। नेक्स्ट है मेरी मर्चराइज, ये भी न्यूज़ में है रिसेंटली। मर्चराइज जो बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट की है, जिसको GI टैग मिला है, ठीक है। अब चंपारण डिस्ट्रिक्ट तो तुम जानते हो इंडिया के इतिहास का बहुत बड़ा एक नाम है चंपारण डिस्ट्रिक्ट, तो इसलिए ऐसे भी याद रखना कि मर्चराइज जो है उसको GI टैग मिला है। द शेप ऑफ दिस स्पेशल वेराइटी ऑफ पैडी इज सिमिलर टू दैट ऑफ ब्लैक पेपर, इसका जो, इसीलिए मर्चराइज बोलते हैं इसको, मर्चा मतलब मिर्च, काली मिर्च, तो वैसा मर्चराइज। तो इसका जो शेप है वो कैसी है, ब्लैक पेपर जैसी है। दिस पैडी इज़ वेरी एरोमेटिक एंड टेस्टी, बहुत ज़्यादा इसमें खुशबू बहुत ज़्यादा इसकी हाई होती है। अब राइस की बात करूँ तो तुम्हें पता है राइस में सबसे आगे कौन है, वेस्ट बंगाल, फिर यूपी, पंजाब। राइस के प्रोडक्शन में याद रखना वेस्ट बंगाल, यूपी और पंजाब, ठीक है। इसके बाद वीट की बात करूँ तो वीट में यूपी, MP, पंजाब, वीट में यूपी, MP, पंजाब। अब एक और चीज़ चल रही है बहुत ज़्यादा, एक मेथडोलॉजी बहुत न्यूज़ में चल रहा है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ये पूछ सकता है UPSC। तो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन क्या है, ये एक मेरी फार्मिंग मेथडोलॉजी है जिसका एम क्या करना है, टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ राइस वाइल यूजिंग फ्यूअर रिसोर्सेज एंड रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स। मतलब राइस इंटेंसिफिकेशन बढ़ाना है, मतलब राइस की यील्ड बढ़ानी है कम और कम रिसोर्सेज को यूज़ करके, है ना। अभी तक जो हम राइस की यील्ड जो है वो किस वजह से बढ़ रही है, फर्टिलाइजर्स हम बहुत यूज़ कर रहे हैं और हम बहुत ज़्यादा पानी यूज़ कर रहे हैं। पर सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन मेथडोलॉजी का मेन एम क्या है कि प्रोडक्शन बढ़ाना, राइस का यील्ड बढ़ानी है कम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके और इन्वायरमेंट के ऊपर कम इम्पैक्ट पड़े किसका, राइस का। इट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ एज मच ऑर्गेनिक मैन्योर एज पॉसिबल। इसका मेन एम ये है कि ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करना है। प्लांटिंग यंग सीडलिंग्स इन अ स्क्वायर पैटर्न, जैसे देखो ये यूज़ हो रहा है ना खेती, स्क्वायर पैटर्न में ऐसे प्लांटिंग करनी है, ठीक है, ऐसे प्लांटिंग स्क्वायर पैटर्न में। एट वाइड स्पेसिंग एंड इरीगेशन इमीडिएटली विद इरीगेशन दैट कीप्स द सॉइल मॉइस्ट बट नॉट स्वेम्ड। और ऐसे इरीगेशन करना है कि सॉइल मॉइस्ट रहे, पानी में ना डूबे रहें, ठीक है, पानी में ना डूबे रहें, सॉइल कैसी रहे, मॉइस्ट रहे। अंडर SRI सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, पैडी फील्ड्स आर नॉट फ्लडेड बट केप्ट मॉइस्ट ड्यूरिंग वेजिटेटिव फेज। सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर यही बात है, क्योंकि देखो राइस की खेती क्यों बदनाम है, इसलिए क्योंकि वहाँ पर हम वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वाटर, ग्राउंड वाटर डिप्लीट होता जा रहा है। तो इसका मेन एम क्या है कि हमें जो है फ्लड करके खेती नहीं लगानी है। जैसे देखो हमारा इरीगेशन जो होता है, जो हम ट्यूबवेल चला के छोड़ देते हैं और पानी भर जाता है खेत में, इसको फ्लड इरीगेशन बोलते हैं। तो फ्लडेड इरीगेशन नहीं करना, बस उसे मॉइस्ट रखना है ड्यूरिंग वेजिटेटिव फेज, ठीक है। और कौन सी सीड्स यूज़ करनी है, प्री जर्मिनेटेड सीड्स को हमें यूज़ करना है। कौन सी सीड्स, प्री जर्मिनेटेड सीड्स। इसका फ़ायदा क्या होगा, लार्जर और हैवियर ग्रेन्स मिलेंगे हमको, मोर ग्रेन पर फर्टाइल टिलर मिलेंगे हमको, मोर टिलर पर प्लांट मिलेंगे,
मोर वेल्ड फील्ड फर्टाइल पेनिकल्स मिलेंगे, ठीक है। ये उसके बहुत सारे अलग अलग फ़ायदे हैं, एक बार देख लेना खुद से। ऑल दीज बेनिफिट्स वर्क आउट फॉर द फॉलोइंग मेन प्रिंसिपल। एक तो हेल्दी अर्ली क्रॉप स्टेबलिस्ट होगा हमारा, रिड्यूस कॉम्पिटिशन बिटवीन प्लांट्स, आराम से उनमें गैप रहेगा। हेल्दी सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल की फर्टिलिटी हमारी बची रहेगी। और मॉइस्ट सॉइल वाटर मैनेजमेंट, इससे क्या होगा, वाटर मैनेजमेंट होगा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड पायलट स्कीम ऑन फोर्टिफिकेशन ऑफ राइट, नेक्स्ट न्यूज़ हमारी। एक पायलट स्कीम स्टार्ट करी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है फॉर द फोर्टिफिकेशन ऑफ राइट्स राइस एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द पीडीएस। जो राशन जो मिलता है हमको पीडीएस के थ्रू, तो उसके थ्रू हमें क्या करना है, ऐसे राइस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं जो क्या हों, फोर्टिफाइड हों। फोर्टिफिकेशन करना राइस का, किससे फोर्टिफिकेशन करना है, फोर्टिफिकेशन क्या होता है पहली बात तो समझ लो। तो फोर्टिफिकेशन होता है एडिंग फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स कंटेनिंग आयरन फॉलिक एसिड विटामिन B12। मतलब अपने जो मेरा राइस है, चावल जो है, चावल को मेरे को फोर्टिफाई करना है, उसमें ऐड करना है ऊपर से, ठीक है। क्या, आयरन फॉलिक एसिड और विटामिन B12, ठीक है। नॉर्मल राइस में मैंने क्या कर दिया, उसे ऐसा मान के चलो एक सॉल्यूशन है उसमें डिप कर दिया जिसमें फॉलिक एसिड, आयरन और विटामिन B12 था। तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा आयरन फॉलिक एसिड विटामिन B12, जिससे जब हम उसे कंज्यूम करेंगे तो हमको मिल पाएगा आसानी से। ये किसने अप्रूव किया इसको, फसाई ने। फसाई के अकॉर्डिंग 1 kg फोर्टिफाइड राइस अगर हम लेते हैं तो उसमें 28 से 42 ग्राम हमको आयरन मिलेगा, फॉलिक एसिड 75 से 125 माइक्रोग्राम मिलेगा, और B12 कितना मिलेगा, 0.75 से 1.25 माइक्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा गोल्डन राइस। गोल्डन राइस क्या है, गोल्डन राइस एक नई टाइप ऑफ राइस वेराइटी है जिसमें बीटा कैरोटीन मिलता है मेरे को, ठीक है। बीटा कैरोटीन क्या होता है, प्रोविटामिन ए, जो कि कन्वर्ट होता है इनटू विटामिन ए एंड गिव्स द जाइंट ग्रेन इट्स गोल्डन कलर। जो मेरा गोल्डन राइस होता है, ये एक नई वेराइटी है राइस की जिसमें मेरे को बीटा कैरोटीन मिलता है। ये एक प्रो विटामिन ए है जो कन्वर्ट हो जाता है विटामिन ए में और कैसा कलर कर देता है, गोल्डन कलर कर देता है राइस का। इट डिफर्स फ्रॉम इट्स पेरेंटल स्ट्रेन बाय एडिशन ऑफ 3 बीटा कैरोटीन बायोसिंथेसिस जीन्स। गोल्डन राइस इज इंटेंटेड टू प्रोड्यूस अ फोर्टिफाइड फूड टू बी ग्रोन एंड कंज्यूम्ड इन एरियाज विद अ शॉर्टेज ऑफ डाइटरी विटामिन ए। मतलब गोल्डन राइस को हम ऐसी जगह ग्रो करेंगे जहाँ विटामिन ए की कमी मिलती है, जिन एरियाज़ में, उन एरियाज़ में हम गोल्डन राइस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। गोल्डन राइस दैट इज़ डेवलप्ड बाय फिलीपींस बेस्ड इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। गोल्डन राइस को किसने बनाया, इंडिया ने नहीं बनाया, याद रखना, गलती मत करके आ जाना। फिलीपींस बेस्ड इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको बनाया है। अब बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है, अभी हमने फोर्टिफिकेशन पढ़ा नॉर्मल, बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है। तो बायो फोर्टिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड crops is estimated by various methods including plant breeding, agronomic practices and modern बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक। बायो फोर्टिफिकेशन क्या है, ये प्रोसेस है जिसमें मैं न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड क्रॉप्स को बढ़ा रहा हूँ बाय वेरियस मेथड्स इंक्लूडिंग प्लांट ब्रीडिंग, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस एंड मॉडर्न बायोटेक्निकल टेक्निक्स, ठीक है। थैंक यू।